एवरीवन, मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता है सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए फाइनल, साथ ही साथ सीएमए फाइनल होने के बाद जितने भी प्लेसमेंट्स होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको करवाई जाती है प्रोवाइड। पूरे इंडिया का एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ज्ञान सागर जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है फाउंडेशन से लेकर प्लेसमेंट तक की हर एक क्लास। तो ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक न्यू सीरीज जिसके अंदर आपके इंटर और फाइनल के अंदर आने वाले अटेम्प्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबल पूछे जा सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट पेपर्स के अंदर आए अकॉर्डिंगली हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज, राइट। तो इनके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। अब बात करें, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18 कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हम लोगों को कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन किस अकॉर्डिंग करना है, हम लोग इसके बारे में करेंगे डिस्कशन। मैं अपनी एबीसी एनालिसिस स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ आपको सीएमए से रिलेटेड और किसी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gyansagarclasses.com एंड cmacart.com। एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीएमए कार्ट ऐप, राइट, जहां से आपको रेगुलर वे के अंदर सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी कि कब हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कब हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एबीसी एनालिसिस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 18 का। देखिए, बात करें सीएफआर के बारे में, इसका जो कंटेंट है वो है तो काफी इजी, लेकिन अगर मैं सिलेबस की लेंथ की बात करूं तो इतने सारे चैप्टर्स हैं कि पूरे सीएमए के ग्रुप 4 के अंदर फाइनल में सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट जो कहा जाता है सीएफआर का। सबसे पहले मैं इसके जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में बातचीत करूं तो इस मॉड्यूल के सिलेबस में आप देख सकते हैं सिलेबस के अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए जिसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स में हम लोगों को डील करने के लिए टोटल 12 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में गिवन है कि आप लोगों को स्टडी करवाई जाती है 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। बट अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो हमारा सेक्शन ए है ये हमारी कैटेगरी ए में आता है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पिछले 7 अटेम्प्ट की बात करूं तो सातों के सातों अटेम्प्ट में हर बार इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल उठता है कि सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 12 के 12 तो हम नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए मैंने पहले से ही इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट के अंदर की इन 12 के अंदर से रिपीटेड टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस किस किस के पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है आपका शेयर बेस्ड पेमेंट। 25 मार्क्स के अंदर हर बार इसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है 7 मार्क्स का। जी हां, शेयर बेस्ड पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इक्विटी सेटल प्लान। हम लोग हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर एक तो इक्विटी सेटल प्लान होता है और एक कैश सेटल प्लान होता है। एक जगह पे हम लोग लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, दूसरी जगह हम लोग अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। इन दोनों कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी सेटल्ड। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब आप अपना रिवीजन करेंगे तो आप लोग देखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके बाद
रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, जो आपका इंड एएस नंबर है 115, ये भी एग्जाम के अंदर रिपीटेड अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा ही पूछा जाता है। ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स है। आपके जो स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 मार्क्स के, उसके अंदर 12 मार्क्स के ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। बाकी रह गए आपके 13 मार्क्स। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो रिपीटेड 1 अटेम्प्ट एंड 1 अटेम्प्ट देखा जाए तो इसके अंदर आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है लीज। हर एक अटेम्प्ट के अंदर नहीं कह सकते, लेकिन एक अटेम्प्ट छोड़ के 2 अटेम्प्ट के अंदर हर बार लीज का क्वेश्चन देखा जाता है, जो कि डायरेक्टली आपको 6 to 7 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आपका बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से गुडविल के कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखना है कि किस अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशंस किया जा रहा है। बोरोइंग कॉस्ट अगर एग्जाम में आ रही है तो साथ ही साथ उसी के साथ मर्ज करके आपको एक इंडेस और दे दिया जाता है, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस कि कब एसेट्स का इम्पेयरमेंट किया जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और गुडविल में उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आपके आते हैं 4, जो कि हर बार एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड की अगर मैं बात करूं, जैसा आप अच्छे से जानते हैं, आपके टोटल 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर रिपीटेड इनकम टैक्सेस से रिलेटेड पूछा जाता है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंड एएस नंबर 16। हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो पीपीई भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके 12 टोटल इंड एएस दे रखे हैं इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। उनमें से अगेन एंड अगेन जहां से क्वेश्चन आते हैं उनमें से पहला हो गया इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, लीज। लीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। शेयर बेस्ड पेमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्टली इन्हीं के आपको क्वेश्चन देखने को मिले 25 मार्क्स के अंदर, बट कुछ एमसीक्यू के अंदर भी कवर किया ही किया जाएगा। देन ये था हमारी पहली कैटेगरी। उसके बाद मैं वापस से सिलेबस पे चलता हूं, तो सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का दे रखा है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एनबीएफसी। अब ये वाला जो पार्ट है आपके एग्जाम के अंदर, अगर मैं न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं तो आपसे पूछा जाता है टोटल 15 मार्क्स का। इस 15 मार्क्स को मैंने कैटेगरी ए में ना रखते हुए इसको मैंने डील की है कैटेगरी बी के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर हमें चैप्टर्स में मैं देखूंगा तो इस कैटेगरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेनली 2 चैप्टर। एक हम लोग पढ़ते हैं गुडविल का और एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं शेयर्स का। अगर गुडविल की बात करें तो एक अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है गुडविल का, दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है शेयर्स का, और हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा 7 मार्क्स का। तो जब हम लोग सेकंड नंबर पे हमारा रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं तो सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे हमारे गुडविल एंड शेयर्स वाले चैप्टर को, जिसमें से हर बार एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। और ये रिपीटेड है, रिपीटेड इन द सेंस कि पहले तो आप लोगों से कभी गुडविल पूछा जाता है और उस अटेम्प्ट के अंदर शेयर नहीं, उस अटेम्प्ट में शेयर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको शेयर का क्वेश्चन मिल गया तो आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? गुडविल का क्वेश्चन मिलेगा, राइट। बात करूं कैटेगरी ए के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। जी हां, बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एएस नंबर 103 हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं दिसंबर 2023 की बात करूं तो इस चैप्टर में से टोटल अप्रोक्सीमेट 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि हमारे कंटेंट के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए मार्क्स अलोकेट किए गए हैं 20 केवल।
26 मार्क्स के क्वेश्चन मींस जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वहीं से हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे एमसीक्यूज में से देखने को मिलते हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर 15 में से 4 एमसीक्यू हमें देखने को मिले रिलेटेड टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए 10-10 मार्क्स के, राइट। तो टोटल 26-28 मार्क्स का ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर। अगर मैं इस बार बात करूं बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका जब हम लोग रिवीजन करते हैं किसी भी एस्पेक्ट को हमें नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करने हैं हम लोगों को, राइट। लेकिन जो एग्जाम के अंदर रिपीटेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो रिपीटेशन के अंदर इस चैप्टर में से आपसे अधिकतर पूछा जाता है रिलेटेड टू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड इस बार के जो क्वेश्चन देखे गए दिसंबर 2023 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चंस थे। इवन मॉड्यूल के अंदर जो भी आपकी अनसोल्ड केस स्टडीज दे रखी हैं वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया हुआ मिला। कहां पे? आपके सीएफआर के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के अंदर। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं। इवन पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के भी आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर रेडी रखना है ताकि आप लोग इजीली बिजनेस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सके। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आधे से ज्यादा पार्ट कवर होता है किसके साथ? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैटेगरी ए का हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हर बार एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का तो आना ही आना है, फिर बाकी दूसरे क्वेश्चंस के साथ कंबाइन करके 7 और 10 मार्क्स तक का और जा सकता है, राइट। अब अगर कंसोलिडेशन के बारे में बातचीत करें तो इसके अंदर भी सिलेबस जो कंटेंट है बहुत ज्यादा था। अगर मैं बात करूं इन 2 टॉपिक का ड्यूरेशन एक जगह पे और पूरे सीएफआर का ड्यूरेशन एक जगह पे, इतने बड़े टॉपिक है। रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद सर इसके अंदर हमें टॉपिक बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उन टॉपिक के अंदर जब हम लोग डील करेंगे तो स्पेशली आप लोगों को उन क्वेश्चंस को रिपीट करना है जो कि पास्ट एग्जाम में इंट्रा कंपनी से रिलेटेड हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस हो गए, उसके बाद मैं बात करूं रिलेटेड टू द प्रपोज्ड डिविडेंड्स। इसी के अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्री एंड पोस्ट वाला। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ढंग से हम लोगों को देखते हुए फिर हमारा रिवीजन करना है। तो इसका क्वेश्चन भी हमेशा हमें एग्जाम के अंदर 14 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा जो हम अटेंड करते हैं, राइट। पहले जब आप क्वेश्चन अटेंड करने के लिए जाएं, क्वेश्चन को एक बार ढंग से रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन को करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो सबसे पहले हमें इस एफिशिएंसी के बारे में भी देखना पड़ेगा, क्या वो क्वेश्चन उस टाइम के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। काफी स्टूडेंट का कहना होता है कि जब कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ज्यादा लेंथी आता है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन को चूज करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि क्या उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं टाइम के अंदर, राइट। बट अगर रिवीजन के बिहाफ से मैं बात करूं तो हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एवरेज भी अगर आप देखें तो 11 to 12 मार्क्स का इसका एवरेज है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 12 मार्क्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू भी 2 से 3 इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द एनसीआई, related to the pre and post time periods, related to the calculation of goodwill। ये दोनों के दोनों, ये जो 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके कंसोलिडेशन इंड एएस नंबर 110 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंड एएस नंबर 103 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़े। अब थ्योरेटिकल पार्ट की कैटेगरी ए के अंदर हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सीएफआर का जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर 16 मार्क्स की 2 थ्योरी पूछी जाती थी, 32 मार्क्स की थ्योरीज आती थी। पैटर्न चेंज हुआ, न्यू कंटेंट है, तो न्यू कंटेंट के अंदर अब एक क्वेश्चन है 14 मार्क्स का।
तो जिस अकॉर्डिंगली हमारे सिलेबस को डिजाइन किया गया है, तो इस बार भी अश्योर्ड है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो कि हर बार आ रहा है, जिसका क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को इस बार भी मिलने वाला है, 7 to 7 एवरेज है, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता ही आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर मैंने एमसीक्यू के मार्क्स इंक्लूड नहीं कर रखे हैं। एमसीक्यू के अंदर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग की पब्लिक कम्युनिटी के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग से। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, जिसका क्वेश्चन हर बार एक 7 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाता है, राइट। कैटेगरी बी में आए तो कैटेगरी बी का एक चैप्टर का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया रिलेटेड टू द गुडविल, रिलेटेड टू द शेयर्स एंड वैल्यूएशन वाला पार्ट। तो इसमें से जब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया गुडविल और शेयर्स हर बार अल्टरनेटिव आता है। अगर गुडविल आ गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है शेयर्स, और अगर शेयर्स आ गया तो देखने को मिलता है गुडविल। और गुडविल और शेयर्स की एक स्पेशलिटी यह है कि सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत डेटा के अंदर चेंज करके आपको कॉपी पेस्ट करके दिया जाता है। तो इसके लिए मेरी एडवाइस रहेगी, आपको स्कैनर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट का। देयर आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैं बातचीत करूं तो थ्योरेटिकल पार्ट में कैटेगरी बी के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है रिसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वहां पर आप लोगों के लिए एक टॉपिक तो आ जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। देयर आफ्टर आपको देखने को मिलेगा एक्सबीआरएल। जी हाँ, एक्सबीआरएल टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 नंबर के लिए हर बार क्वेश्चन आइदर या तो आपको मिल जाएंगे 2 एमसीक्यू, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सबीआरएल, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल, राइट। एंड एक हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है इंटीग्रल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, जिसका भी हर बार थ्योरेटिकल कंटेंट आता ही आता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आपको थ्योरी अप्रोक्सीमेट देखने को मिले 28 मार्क्स की। तो ये था पूरा आपका सीएफआर, जिसकी मैंने आपको बता दी 2 कैटेगरी, कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग, कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग। छोड़ना कुछ नहीं है, बट रिवीजन करना है। तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर से 4-5 का पहले रिवीजन करना है। देयर आफ्टर हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन पे आएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे 60 to 65 मार्क्स कर देंगे कवर। देन हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के अंदर सीएमए कंटेंट के अंदर आने वाली सारी की सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।